For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने इंडियन स्टाम्प एक्ट पढ़ना शुरू किया था और सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी इसमें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 लिस्ट बने हुए हैं। ये लिस्ट बेसिकली एक है यूनियन लिस्ट, एक है हमारा स्टेट लिस्ट और एक हमारा जो है वो कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट हमारा कहता है कि इस लिस्ट में जो भी चीज शामिल है उससे रिलेटेड नियम कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसको है? ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है। जो भी चीज आपके जो है वो स्टेट लिस्ट में है कहा, उसके लिए जो है वो रूल रेगुलेशन बनाने का राइट किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लेकिन ये जो हमारा इंडियन स्टाम्प एक्ट है, वो इंडियन स्टाम्प एक्ट हमारा किस लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। यानी इससे रिलेटेड रूल बनाने का राइट किसके पास है? ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। कितना बेसिकली जो है वो क्या रहेगा? स्टाम्प ड्यूटी रहेगा, किस तरह से इंपोज किया जाएगा, ये सारा कुछ किसके ऊपर छोड़ा गया? स्टेट के ऊपर। यहाँ पे अथॉरिटी को कहा गया कि यही आपके रिवेन्यू का सोर्स है और आप इससे जो है वो रिवेन्यू अर्न कीजिए और अपने स्टेट को क्या कीजिए? चलाइए। जैसे इनकम टैक्स से जो पैसा आता है उससे हमारा जो है वो सेंट्रल लॉ जो है वो काम करता है, यानी कि यूनियन लेवल पे, यानी कि सेंट्रल लेवल पे सारे जो है वो आपके बजट बनते हैं, सारे चीज डील होते हैं। लेकिन यहाँ जो पैसा आएगा वो किन के पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि किन किन चीजों पे जो है वो स्टाम्प ड्यूटी लगेगी और किन चीजों पे स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके लिए हम लोगों ने कुछ चीजों को जानना था, जैसे बिल ऑफ लेडिंग था, जिसका मतलब होता है कि अगर आप जो है किसी शिपमेंट के जरिए अपने सामान को पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि अगर पानी वाले जहाज से एक देश से दूसरे जगह आप सामान पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आपको जो है वो फाइनली जो एक रिसीट दिया जाता है उसको बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। ये एक जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जिसपे स्टाम्प ड्यूटी इंपोज किया जाता है। अगर आपको अपना सामान कहीं भेजना है तो आपको इसका एक कॉपी उस पर्सन को भेजना पड़ेगा जो इस चीज को क्या करेगा? रिसीव करेगा। जब वो इसे दिखलाएगा तभी जो है कैप्टन ऑफ द शिप जो है वो उसको ये सामान क्या करेगा? हैंड ओवर करेगा। हम लोगों ने कन्वेंस, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूशनरी, साथ ही साथ हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, इन सब के बारे में जाना था। आसान शब्दों में अगर कहें तो इंस्ट्रूमेंट वो डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए कोई भी जो है वो राइट, लायबिलिटी या किसी भी तरह का ट्रांसफर जो है वो परफॉर्म किया जाता है। कन्वेंस का मतलब होता है कि जब आपने इंस्ट्रूमेंट में कोई चीज बनाया, यानी कागज पे चीजों को लिखा, डॉक्यूमेंट के रूप में चीजों को लिखा और उसे किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो वो क्या कहलाया? कन्वेंस कहलाया। जब आपने उन चीजों को लिखा तो वो कहलाया इंस्ट्रूमेंट, जिसपे बिना सिग्नेचर के उसकी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। अब बात यह आती है कि आखिर इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात क्यों हम करते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में हमने बात की थी, हमने बात की थी प्रोमिसरी नोट्स के बारे में, बॉन्ड के बारे में, चेक के बारे में। कहा कि ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने बात किया था वो इसीलिए किया था कि ये वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिन इंस्ट्रूमेंट पे कहीं ना कहीं स्टाम्प ड्यूटी को लेकर के कोई ना कोई क्या है? हमारा प्रोविजन है। तो यहां हमने देखा था कि वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिसपे हमारा स्टाम्प ड्यूटी जो है वो लगाना क्या है? कंपलसरी है। और हमने ये भी देखा था कि किन किन पे स्टाम्प ड्यूटी लगाना जो है वो कंपलसरी नहीं है। फिर हमने जो है वो यहाँ पे रिसीट के बारे में भी देखा था कि मनी रिसीट किस तरह से आप रिसीव करते हैं और किस तरह से आपके पास राइट है कि जब भी आप किसी को पैसे जमा करें या आप किसी को चेक के जरिए पैसे दे रहे हो या आप प्रोमिसरी नोट्स जो है वो दे रहे हैं, कोई भी अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट आप सामने वाले को दे रहे हैं तो आप उनसे क्या करें? आप उनसे रिसीविंग ले। इसी रिसीविंग को क्या बोलते हैं? रिसीट। इनमें से कुछ के ऊपर जो है वो स्टाम्प ड्यूटी कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट के बाद उस पर स्टाम्प ड्यूटी क्या है? कंपलसरी है। आप इसकी डिमांड कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि जो हमारा स्टाम्प है वो 2 तरह का होता है। एक स्टाम्प जो है वो एडहेसिव कहलाता है और एक आपका इम्प्रेस्ड कहलाता है। एडहेसिव स्टाम्प का मतलब हुआ कि उस स्टाम्प को आप जो है वो पेपर पे चिपका देते हैं, जितने वैल्यू का वो होता है उतने वैल्यू का आप मल्टीपल ला करके चिपकाते। जैसे अगर 10 रुपीज वाला है और आपको 50 रुपीज चाहिए तो आप 10 के 5 चिपका देंगे तो भी चलेगा, अगर 50 का एक चिपका देंगे तो भी चलेगा। लेकिन तब जब वहां लिखा हुआ है कि इस इंस्ट्रूमेंट पे आप कौन सा जो है वो स्टाम्प लगा सकते हैं? एडहेसिव स्टाम्प लगा सकते हैं। बट लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसपे एडहेसिव स्टाम्प नहीं लगेगा, उस पे सिर्फ और सिर्फ इम्प्रेस्ड स्टाम्प पे वो डॉक्यूमेंट बनेगा। जैसे जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं
तो वो प्रॉपर्टी पे एडहेसिव स्टाम्प नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम कोई मनी रिसीट लेते हैं तो उस पे एडहेसिव क्या लगेगा, स्टाम्प लगेगा। अगर आप किसी एडवोकेट के साथ वकालतनामा फाइल करते हैं कि आपके केस यही एडवोकेट जो है वो करेंगे, यानी यही एडवोकेट आपके केस को रिप्रेजेंट करेंगे, इन चीजों पे एडहेसिव स्टाम्प हमारा लगता है। लेकिन अगर आप कोई जमीन खरीद रहे हैं या किसी को कोई एफिडेविट करवा रहे हैं तो वैसे केस में वो किस स्टाम्प पे होगा, इंप्रेसिव। और इंप्रेसिव का मैंने आपको फोटो भी दिखाया था और आपको एडहेसिव का भी दिखाया था। इंप्रेसिव का मतलब वो एक पेज हुआ, पेज के ऊपर वाले पार्ट में जो है वो चिपके हुए रहेंगे, वो ऑलरेडी प्रिंट किया हुआ रहेगा और उसके नीचे आप क्या करते हैं, खुद अपना जो है वो डॉक्यूमेंट्स लिखना शुरू करते हैं। यहां हमने ये भी देखा था कि अगर कोई भी आपका जो है वो स्टाम्प है जो कि क्या है, एडहेसिव है, तो एडहेसिव स्टाम्प को हर केस में कैंसिल करना है। कहा क्यों कैंसिल करना है, क्योंकि ये जो है वो रिवेन्यू का सोर्स है स्टेट का। तो कहा कि अगर मान लीजिए कि यही पेपर है और इस पेपर पे आपने जो है यहाँ पे एडहेसिव स्टाम्प चिपका दिए, अगर ये स्टाम्प आप चिपका दिए तो हो सकता है इस काम के होने के बाद लोग इसको हल्के से क्या कर ले, फाड़ ले। और मैंने आपको बताया भी था कैसे हमारा धंधा पानी कितना अच्छा चल रहा था जब हम छोटे थे। तो जो पोस्टल स्टाम्प आते थे वो भी एडहेसिव होता था, बट यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम रिवेन्यू स्टाम्प की बात कर रहे हैं। तो वो भी सेम हुआ करता था, ऐसे करके अगर आप साइड साइड से पकड़ के निकाल लेंगे तो वो आपका निकल जाता था। लेकिन पोस्ट ऑफिस वाले भी क्या करते थे, इसीलिए इस पे मुहर लगा देते थे कि अगर एक बार मुहर लग गया है तो दोबारा आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, अदरवाइज फिर पोस्टल डिपार्टमेंट को कैसे पैसा आता। ठीक वैसे ही हमारे रिवेन्यू डिपार्टमेंट को कैसे पैसा आएगा, जब आपने एक बार इसे दिया और अगली बार फिर इसे उखाड़ा और किसी दूसरे पे, ये तो हो चुका है इसका काम, अब आप किसी दूसरे पे चिपका देंगे। तो इसलिए कहा कि इसको कैंसिल करना क्या है, कंपलसरी है। अगर एडहेसिव स्टाम्प को आपने जो है वो कैंसिल नहीं किया तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और कैंसिल करने में हमने देखा था कि या तो एक लाइन दे दीजिए या आप छोटा सा क्या कर दीजिए, इनिशियल कर दीजिए, उस पर डेट लिख दीजिए, कुछ भी कर दीजिए जिससे कि अब कुछ भी करने का मतलब जो है आई डैश यू लिख दें, बोला क्या कि नहीं, ऐसे तरह का चीज जो है वो नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब बस इतना ही है कि जो जो आपका तरीका है उसी तरीके से चीजों को क्या किया गया है, बताया गया है। जैसे अगर आप इनिशियल करते हैं आपका वैलिड है, अगर आप उस पर डेट लिख देते हैं वैलिड है, अगर आप उस पर क्रॉस करते हैं तो क्या है, आपका वैलिड है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि किस किस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, आप कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मूड खराब है तो अब बताइए कितने रुपए का इस पे स्टाम्प है, ये भी नहीं पता चलेगा, तो उस केस में इसकी वैलिडिटी नहीं होगी। ये तो हमें पता चलना चाहिए ना कि उस डॉक्यूमेंट पे कितने रुपए का क्या है, स्टाम्प है। तो इसी अकॉर्डिंग आप जो है उसको क्रॉस कीजिए, कैंसिल कीजिए, जिससे जो है वो उस पर पता चले कि वो कितने रुपए का क्या है, स्टाम्प आपका है। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि जो भी आपके स्टाम्प है, जो आपने जो है वो कौन सा लगाया, इंप्रेसिव स्टाम्प लगाया है। ऐसा न हो कि एक ही पेज पे एक डिड बनाया, 100 रुपए का स्टाम्प है, उस पे एक डिड बना लिया, फिर अगला एग्रीमेंट उसी पे लिख लिया, बोला गया कि नहीं, एक स्टाम्प पेपर पे सिर्फ और सिर्फ कितने एग्रीमेंट बनेंगे, सिर्फ एक एग्रीमेंट बनेंगे, वो भी उस वैल्यू का बनेगा जिस वैल्यू का जो है वो आपको उस पे क्या लगाना था, स्टाम्प लगाना था। अगर 100 रुपीज का था वो एग्रीमेंट बनना, 100 रुपीज के इंप्रेसिव स्टाम्प पे कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरा भी जो है वो 100 रुपीज वाला उसी पे हम क्या कर देंगे, बना देंगे। कहा ये अलाउड नहीं है। तो चलिए यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया, अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताइए, यहां तक में कहीं कोई गिला शिकवा दुख दर्द, पक्का, क्या कोई दुख दर्द? चलिए, नहीं समझा, कुछ पूछना है? चलिए तो बढ़ते हैं यहां से। अब देखिए टाइम ऑफ स्टैंपिंग इंस्ट्रूमेंट, ये जो है वो हमने देखा था। अगर ये एग्जीक्यूट कहां हुआ है, इंडिया से, इंडिया में हुआ है तो एग्जीक्यूट होने से क्या करेंगे, पहले या एग्जीक्यूशन के समय में। लेकिन यही क्या हुआ है आपका, इंडिया से बाहर हुआ है तो कितने दिनों के भीतर, 3 मंथ्स के भीतर करेंगे। यानी कि जब वो इंडिया में आ गया उसके कितने दिनों के भीतर, 3 महीने के भीतर। ये भी शायद हमने कर लिया था ना। चलिए, एडजुडिकेशन एज टू स्टाम्प, तो कहा गया कि अगर कहीं भी कोई भी जो है आपका डॉक्यूमेंट है जो आपने क्या किया है, अगर आपको जो है वो कहीं कोई कंफ्यूजन है, आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया लेकिन आपको नहीं है पता कि इस पे पिछला वाला क्लियर है, वो कर लिया था हमने टाइमिंग को लेकर के, या दोबारा बोलूं, 2 तरह का सिचुएशन है। एक तो आपने कोई डीड बनाया, कोई एग्रीमेंट बनाया,
और ये एग्रीमेंट जो आपने बनाया कहां बनाया? इंडिया में बनाया। तो कहा गया कि उस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट आप जब समय करेंगे उस समय तक आपको उस पर क्या लगा देना है? स्टाम्प ड्यूटी, तभी वो एग्जीक्यूट माना जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए इंडिया के बाहर हुआ है तो कहा गया कोई बात नहीं, इंडिया के बाहर ही वो एग्रीमेंट हुआ है, तो अब जब इंडिया आएंगे तभी ना यहाँ का स्टाम्प ड्यूटी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? स्टैंप लगाएंगे। तो जब ये कागज आपका इंडिया में आ जाए उसके कितने दिनों के भीतर? 3 मंथ्स का टाइम है, उस 3 महीने के भीतर उस पर प्रॉपर आप क्या लगा लीजिए? स्टैंप लगा लीजिए। लेकिन अगर इंडिया में ही हो रहा है तो या तो एग्जीक्यूट होने से पहले या एग्जीक्यूशन के समय तक आप उसको क्या कर लीजिए? स्टैंप कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि कोई आप एग्रीमेंट कर रहे हैं और आप जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उस एग्रीमेंट में कितने रुपए का स्टाम्प लगेगा, हो सकता है आपको इसका कंफर्मेशन ना हो। पॉसिबल कि आपको हर एग्रीमेंट में कितने रुपए का स्टाम्प लगेगा ये आपको पता है? कहा नहीं है पता। कहा कि अगर आपको ये चीज पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये आपको नहीं है पता तो उस केस में क्या करेंगे? ताकि उस केस में आपके पास एक उपाय है, एक तरीका है, और वो उपाय और तरीका क्या है कि आप जो है वो कलेक्टर के पास जाएंगे, आप जो है वो डीएम के पास जाएंगे और वो आपसे क्या करेंगे? वो आपसे जो है वो नॉमिनल वैल्यू जो है वो चार्ज करेंगे और चार्ज करके आपको बता देंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जो भी एग्रीमेंट आपका बना है, इस पे इतने रुपए का स्टाम्प ड्यूटी लगना है। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए कि हमें खुद पता है तो हमारे लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, हमें इनके पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी अथॉरिटी के पास मुंह उठा करके जाएंगे, बोलेंगे चल बता इस पे कितने रुपए का क्या लगेगा? स्टाम्प ड्यूटी लगेगा। इसीलिए बता दिया गया है कि आप किस ऑफिस में जाएंगे? डीएम ऑफिस में जाएंगे। जरूरी नहीं कि खुद डीएम इस चीज को बताएंगे, कहने का मतलब है जिनको उन्होंने ऑथराइज किया है वो आपको क्या करेंगे? बताएंगे। जो नॉमिनल फी है वो आपसे चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास 2 अथॉरिटी है, ध्यान से इस चीज को समझिएगा। एक हमारे रिवेन्यू ऑफिसर हैं और एक हमारे पास है कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इन दोनों को इंडियन स्टाम्प एक्ट के तहत अलग अलग सेक्शन में, एक को सेक्शन 32 में, एक को सेक्शन 45 में अलग अलग पावर दिए गए हैं। यानी कि 2 अथॉरिटी हुए, कौन कौन? रिवेन्यू और एक कौन हो गए? कलेक्टर। इन दोनों को कुछ पावर दिए गए, किस चीज को लेकर के? ताकि अगर जो है वो किसी चीज पे स्टाम्प कम लग गया, गलती से लग गया, इंटेंशन बुरा नहीं था, या जो है वो आपने जो है वो उस पे जो है वो एक्सेसिव लगा दिया, तो ऐसे केस में आप वो वापस चाहते हैं, या आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगना था, क्यों? क्योंकि आपने कम वैल्यू का लगाया था, तो आपको 2 अथॉरिटी बताया गया। इन दोनों में से किसी अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, लेकिन दोनों के थोड़े थोड़े पावर अलग तरीके से दिए हुए हैं। तो अब हमें इन कलेक्टर के और किन के? रिवेन्यू ऑफिसर, इन दोनों के जो है वो देखने कि किस किस केस में ये किस तरीके से हमारी मदद करेंगे। जैसे अगर हमने जो है वो स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगाया, एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग वो ट्रीट होगा या नहीं? अगर हमने कम वैल्यू का लगाया तो ट्रीट होगा या नहीं? और अगर होगा तो क्या करके होगा? अगर ज्यादा का लगा दिया तो क्या हमारे पैसे हमें वापस करेंगे? और अगर करेंगे तो कितने दिनों के भीतर? अगर मान लीजिए कि आपने स्टाम्प पेपर लिया है और वो स्टाम्प पेपर रखे रखे स्पॉइल्ड हो गया, दोनों में से किसी पार्टी ने उस पर कोई साइन नहीं किया, या उस पर कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, या वो चीज एग्जीक्यूट हुआ, स्टाम्प प्रॉपरली नहीं हुआ और आपने उसको इंडिया से बाहर भेज दिया, इन केसेस को कहते हैं स्पॉइल्ड स्टाम्प। तो ऐसे केसेस में कितने दिन के भीतर आप उसे लेकर के आ सकते हैं और उसे करेक्ट कर सकते हैं? इन एस्पेक्ट्स को हमें देखना है। और फिर इसके बाद देखना होगा कि क्या ऐसा हादसा हुआ था जिसके कारण आज के डेट में हमारे देश में बहुत कम जो है वो आपके पेपर बेस्ड स्टाम्प चलते हैं। अब के डेट में ई स्टाम्प चलने लगा। अब ये ई स्टाम्प है क्या, और ये ई स्टाम्प आया किस कंसर्न में, और कैसे ये बेसिकली पेस्ट करते हैं, हवा में कागज पे कैसे पेस्ट हो जाएगा, ये सारा कुछ हमें देखना है। क्लियर है क्या? अब आगे देखना है। तो यहां पे हम कह रहे हैं कि सेक्शन 32 में किसको पावर दिया हुआ है, लेकिन कहा हुआ है कि इन केसेस में वो कुछ भी जो है वो इंडोर्समेंट नहीं करेंगे। इंडोर्समेंट कहने का मतलब है कि इन केसेस में वो अपना कोई भी ऑर्डर जारी नहीं करेंगे। किस केस में? अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है और वो एग्जीक्यूट कहां हुआ है? इंडिया में, और उनके पास लाया गया एग्जीक्यूट होने के कितने दिनों के बाद? 1 महीने के बाद लाया गया। कहा गया कि नहीं, अगर आप उसे लेकर के 1 महीने के भीतर आते तो हम उस पर इंडोर्समेंट करते किसी चीज को लेकर के, लेकिन अब चूंकि 1 महीने के बाद लेकर के आए तो मैं इसमें आपका कोई इंडोर्समेंट
और इंडोर्समेंट का मतलब होता है या तो उसी डॉक्यूमेंट पे लिखना या उसके बैक साइड पे कुछ लिख करके उसको क्या करना, वैलिडेट करना। तो हम इसको वैलिडेट तब करते जब आप कितने दिनों के भीतर आते। लेकिन याद रखिए ये ड्यू टू जो है वो लेस स्टैंपिंग नहीं है, उसके बारे में आगे बात करें। कोई भी और चीज इंसर्ट करके आप उसको इंडोर्स कराना चाहते थे कि भाई हमसे ये भूल चूक हुई, हम इसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में जब ये आपका इंडिया में एग्जीक्यूट हुआ उसके कितने दिनों के भीतर कलेक्टर के पास पावर है, विद इन 1 मंथ। अदरवाइज उनके पास भी ये पावर नहीं है कि उसको क्या कर सके, फिर से इंडोर्स कर सके। तब आपको क्या करना पड़ेगा, है उपाय, इस डॉक्यूमेंट को पूरे तरीके से खत्म कीजिए और एक नया डॉक्यूमेंट क्या कीजिए, तैयार कीजिए, फिर उस डॉक्यूमेंट पे क्या पे कीजिए, स्टाम्प ड्यूटी पे कीजिए। लेकिन अगर आप इनके पास आते हैं तो 1 महीने तक का समय है, जहां पे अगर इनको ये रीजनेबल लगता तो बिना कोई और स्टाम्प ड्यूटी लिए उसको क्या कर सकते थे, इंडोर्स कर सकते। और इंडोर्स करने का मतलब है कि इन लोगों के बीच जो ये सारी चीज हुई थी उसमें एक इस पॉइंट को भी क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, या इस पॉइंट को भी क्या किया जा रहा है, डिलीट किया जा रहा है। तो क्या इसका मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट जो एक बार हो चुका है, अब ये दोबारा जो है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकता। हमने तो पढ़ा हुआ है जी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एन नंबर ऑफ टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट वगैरह क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते। कहा हो तो सकता है, लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रिपेयर ऑल टुगेदर अ न्यू एग्रीमेंट, और आपको उस पर स्टैंप ड्यूटी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 महीने के भीतर आएंगे तो कलेक्टर के ये डिस्क्रिमिनेशन पे है कि अगर उन्हें लगा कि इससे ज्यादा का चेंजेस नहीं आ रहा है, इतना इंडोर्स उस पे किया जा सकता है। पता चला कि ऐसे करके लिख दिया कि गंध मच गया, जो पहले लिखा हुआ था वो भी नहीं पता चला, पॉसिबल। अरे भाई कहीं पे आपसे छूट जाता है तो अब क्या करते हैं, ऐसे जो है वो देते हैं और यहां पे कुछ लिखना है तो ऐसे करके ऊपर लिख देंगे। अब यहां पे इसी स्लाइड के लिए मुझे 5 लाइन लिखने, अब कहां लिखूं। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ लिखना है तो थोड़ा सा जगह यहां है जहां पे एरो वगैरह देकर के काम चला सकता हूं इस स्लाइड का। लेकिन अगर बहुत ज्यादा करना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, ऑल टुगेदर न्यू स्लाइड बनाना पड़ेगा, फॉन्ट छोटा करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही उन्होंने बोला किस चीज के लिए, किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो कितने दिन तक, 1 मंथ तक। अगर इंडिया में हुआ है तो, इंडिया से बाहर हुआ है और आप लेकर के कब आ रहे हैं, आपको 3 महीने तक अगर लाइए तो उस पर इंडोर्समेंट कर सकते हैं। आपने जो एग्रीमेंट इंडिया से बाहर किया हुआ है उसको यहां आकर के आप कुछ इंडोर्स करा सकते हैं कि हम इसमें इतना चेंज या ये चीज चाहते हैं। लेकिन कितने दिन बाद आते हैं, 3 महीने बाद। तो ऑल टुगेदर आपको नया चीज बनाना पड़ेगा और कलेक्टर के पास ये पावर नहीं है। एनी इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विथ ड्यूटी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें 10 नया पैसा, चूंकि एक्ट पुराना है आज भी ये चीज रखा हुआ है, 10 नया पैसा का मतलब हुआ कि अगर आप देखेंगे तो 1 रुपीज में 100 पैसे, कितने पैसे। और यहां पे जो लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ है, पहले क्या होता था कि 16 नया का जो है वो एक जो है वो आपका क्या होता था, 16 नया पैसा का 1 रुपया होता था, आना बोलते थे। पता नहीं आप लोगों ने वो टाइम देखा, हमने भी नहीं देखा है लेकिन सुना है कि चलता था, अन्ना में चलता था। तो उसी समय का एक्ट भी तो बहुत पुराना आपका है। तो इन्होंने बोला कि अगर उसकी वैल्यू क्या है, 10 अन्ना पैसा से ज्यादा नहीं है, तो उसके केस में कहा कि इसमें इंडोर्समेंट का राइट नहीं है। जबकि ये क्या है आपका, ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज या क्या है, प्रोमिजरी नोट है, जिसका जो है वो कह रहे हैं कि अगर स्टाम्प लगता तो उस स्टाम्प की कीमत 10 नया पैसा से क्या होता, ज्यादा नहीं होता। कह रहे उस पर इनके इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना मिनिमम वैल्यू का है कि ये दोबारा क्रिएट किया जा सकता है, इस पे इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई सामान है जो बहुत कीमती है, अगर वो खराब हो जाता है तो आप उसे क्या कराते हैं, ठीक कराते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा सामान है जिसका ठीक कराने का कॉस्ट और वो सामान का कॉस्ट जो है वो एक ही जैसा है, तो क्या करते हैं, फिर नया लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका बहुत कीमती पेन रहता है, तो उस कीमती पेन में पार्कर का पेन है या कोई और पेन है, तो उसमें आप रिफिल डालते हैं। 1000 रुपए के भी पेन आते हैं, उसके रिफिल मिल मान लीजिए 100 रुपए में मिले तो आपने वो रिफिल खरीद के डाल लिया। अब आपका वाला पेन 5 और 10 वाला, ये पेन और रिफिल क्या है, एक ही जैसा। तो जैसे ही वो पेन खत्म होता है तो आप उसको फेंक करके यूज एंड थ्रो नया पेन लेते हैं या नहीं लेते हैं। ठीक वैसे ही कहा कि कीमत कितनी है वो देख लीजिए, उस पर जो स्टाम्प लेगा उसकी कीमत कितनी हो गई, 10 नया पैसा। इसका मतलब 10 पैसे से भी वो कम वाला जो है वो अमाउंट है। तो बोला उस पर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो एक तो हुआ कम पैसा होने के कारण, दूसरा जो है हमने कहा कि आप बहुत दिन बाद लाए हैं क्योंकि 3 महीने के भीतर आना चाहिए था। एक हमने कहा कि इंडिया में ही है, लेकिन इंडिया में आप लाए कितने दिनों के बाद है,
1 महीने के बाद लाएं, ऑल टुगेदर नया कीजिए। क्लियर है ये बात? यहां पे कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई इंपाउंडिंग का मतलब होता है सीज कर लेना, जब्त कर लेना, कैंसिल कर लेना। कह रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट नॉट ड्यूली स्टाम्प्ड, इंस्ट्रूमेंट स्टाम्प्ड है या अनस्टाम्प्ड है? स्टेटमेंट पढ़िए, इंस्ट्रूमेंट स्टाम्प्ड है या अनस्टाम्प्ड है? लेकिन लिखा हुआ है नॉट ड्यूली, और इस नॉट ड्यूली स्टाम्प्ड का मतलब यह हो गया कि जितने वैल्यू का होना चाहिए था उतने वैल्यू का लगा हुआ, लेकिन लगा हुआ है या नहीं? लगा हुआ है। कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन जो है वो आता है और कहता है कि ये आपका जो है वो बेसिकली जो है वो ऐसा रिसीट है, जो रिसीट आपका जो है हैज गिवन एन अनस्टाम्प्ड रिसिप्ट एंड सच रिसिप्ट इफ स्टाम्प्ड वुड बी एडमिसिबल इन एविडेंस। अगर कोई भी चीज आपका अनस्टाम्प्ड है, जिसपे क्या होना चाहिए था? स्टाम्प ड्यूटी लगा हुआ होना चाहिए था, अगर वो नहीं लगा हुआ है तो ऐसे केस में वो एज पर एविडेंस एक्ट उसको कंसीडर एविडेंस के लिए नहीं किया जाएगा। याद कीजिए हमने रिसीट के केस में क्या देखा था। अगर आप मनी रिसीट के केस में आते हैं तो देखिए जो प्रोविजन आपके सामने है वो क्या है। अगर कोई भी जो है वो मनी रिसीव कर रहा है जो कितने रुपए से ज्यादा है? 20 रुपए से ज्यादा है, कह रहे हैं या बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिजरी नोट्स है या चेक है जो कितने से ज्यादा है? इसका मतलब आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं किस चीज के जरिए? बिल ऑफ एक्सचेंज से। आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं किस चीज से? चेक के जरिए। आप किसी को पे कर रहे हैं प्रोमिजरी नोट्स के जरिए। कहा अगर आप इन चीजों के जरिए पे कर रहे हैं तो सामने वाला उसको एक्नॉलेज करेगा, और एक्नॉलेज करके आपको क्या देगा? रिसीट देगा, जो रिसीट आप अपने पास रखेंगे। या आप किसी को मनी दे रहे हैं, कैश में दे रहे हो, और कितने रुपए से ज्यादा है? 20 रुपीज से ज्यादा है। या आपने किसी से कर्ज लिया था और ये कर्ज जो है वो आपका कितना है? ये कर्ज का अमाउंट जो है वो 500 रुपीज से क्या है? ज्यादा है। अगर ये 500 रुपीज से ज्यादा है तो कहा गया कि इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में जो है वो आप जो है वो उनसे क्या ले सकते हैं? इस केस में आप उनसे जो है वो पैसे ले सकते, रिसीट ले सकते हैं। और ये रिसीट जो आप लेंगे वो किस तरीके से लेंगे? ये रिसीट जो आप लेंगे वो स्टाम्प्ड ले सकते हैं। लेकिन इसके लास्ट लाइन को देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। शैल ऑन डिमांड बाय द पर्सन पेइंग सच मनी बिल ऑफ एक्सचेंज कैन गिव ड्यूली व्हाट? लेकिन देखिए क्या लिखा हुआ है, शैल ऑन व्हाट? डिमांड। आपने किसी जगह पेमेंट किया और वो पेमेंट 1000 रुपीज का किया, आपको उन्होंने रिसीट दिया, क्या कोई कॉन्ट्रावेंशन है? उन्होंने स्टाम्प रिसीट नहीं दिया, क्या कोई कॉन्ट्रावेंशन है? बिल्कुल नहीं है। आपने जो है वो डिमांड किया और डिमांड करने के बाद उन्होंने जो है वो आपको जो है वो रिसीट ऑन स्टाम्प वाला नहीं दिया। अब सब मेरे सबके दिमाग को मैं पढ़ रहा हूं। कुछ लोग सोच रहे कि अभी जाएंगे और हम क्या करेंगे? जो पे किए हैं उस पर क्या लेंगे? स्टाम्प ले सकते हैं। अगर आपके पास रिसीट मिला हुआ है और वो रिसीट अनस्टाम्प्ड है, यू आर इक्वली लायबल टू sue दैट पर्सन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आपके पास सारे राइट हैं कि आप क्या कर सकते हैं? उस पर्सन को स्टाम्प नहीं देने के लिए नहीं, बल्कि अगर आप उसे एविडेंस एक्ट की तरह लेकर के जाते हैं तो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा? एविडेंस माना जाएगा। ऑल दो आपने जो पे किया है वो 1000 रुपीज है, 500 से क्या है? ज्यादा है। और ये आपने जो है वो चेक में दिया है 1000 रुपीज का, तो और अगर कैश में दिया है तो कितना अमाउंट? इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि हर जो है वो जाइएगा आम वाले के पास 40 रुपए का आम लीजिएगा और कहिएगा जरा रिसीट देना, और वो भी कौन सा वाला? यकीन मानिए आम का ऐसा स्टाम्प लगाएगा, दशहरी से लेकर के जो है वो लंगड़ा लूढ़ा बहुत तरह का आम अभी आया हुआ है, तो वहां पे आप नहीं लेंगे। अगर वो उन्होंने आपको नहीं दिया आपके मांगे जाने पे तो ये ऑफेंस है। लेकिन अगर उन्होंने आपको रिसीट दिया और उस पर स्टैम्प नहीं है तो दिस इज नॉट एनी कॉन्ट्रावेंशन। लेकिन कल के डेट में अगर आप इसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर के जाएंगे तो भी जो है वो इसको एविडेंस माना जाएगा, बशर्ते अगर उस समय नहीं लगा हुआ तो आप अब कितने रुपए का उस पर स्टाम्प लगा दीजिए? 1 रुपए का अगर आप उस पर स्टाम्प लगा देते। यही चीज मैं आपको यहां दिखलाना चाह रहा था जो हम लोग बैक हुए थे। कितने रुपए का? आप उस पर पेनल्टी 1 रुपए का दे दीजिए और जो उस पर लगना चाहिए था स्टाम्प वो लगा दीजिए। पेनल्टी के तौर पे सिर्फ कितना लगा? 1। पता है इतना कम पेनल्टी यहां क्यों रखा गया? क्योंकि नहीं, ये बात नहीं है, आगे दिखलाऊंगा भी आपको। क्योंकि इसमें इसमें अमेंडमेंट हो गया है ना,
पेनल्टी के में तो खूब अमेंडमेंट करते, क्योंकि ये पैसा तो उनको लेना है ना। नहीं, इसीलिए क्योंकि कहा गया कि मनी रिसीट में मैंने पैसे दिए थे ना, और मैंने पैसे दिए थे, ध्यान से सुनिएगा, आखिर गलती किसकी है? पैसे मैंने दिए, सामने वाले ने जो है वो मुझे जो है वो रिसीट दिया, मैंने रिसीट क्या कर लिया? रख लिया। आप सीएस कर रहे हैं तो आज के दिन आप जान रहे हैं कि जो रिसीट मिलते हैं उस पर क्या लगा होना चाहिए? स्टाम्प। जरा सोचिए, बाकी लोग जो है, आपके पापा ही इंस्टीट्यूट में है, उन्होंने पे किया और चले गए, वो क्या पूरा स्टाम्प एक्ट पढ़ करके आए थे कि बच्चे का फी देने जाना है तो इस पे स्टाम्प एक्ट का प्रोविजन पढ़ के जाते हैं? नहीं, वो आए और क्या किए? आपका जो है अमाउंट पे किए और चले गए। लेकिन सोचिए, कल के डेट में अगर इंस्टीट्यूट कह देता है नहीं हमने पैसे नहीं लिए, ऐसे में आपके पास रिसीट था, वो रिसीट लेकर के आप कहां पहुंचते हैं? कोर्ट में। कोर्ट कहता है कोई बात नहीं, रिसीट तो है ना आपके पास, आप एक काम कीजिए, इस पे 1 रुपए की पेनल्टी दे दीजिए, हम इसको एडमिट कर लेंगे। तो देखिए, लॉ का पर्पस समझिए, लॉ का पर्पस सिर्फ लोगों को पेनलाइज करना नहीं होता है, उनके नीड को पूरा करना होता है। सामने वाले की गलती नहीं है जिसने इस रिसीट को क्या किया था? लिया था। तो इसीलिए उन्होंने उनके ऊपर कितने रुपए का पेनल्टी रखा? क्योंकि वो बंदा आ रहा है कोर्ट में और कह रहा है कि इसको एविडेंस की तरह मानिए, और कोर्ट कह रहा है हम इसको एविडेंस नहीं मानेंगे बिकॉज इट इज नॉट स्टैम्प। तो यहां पे उन्होंने बोला, देखिए याद रखिए, रिसीट के केस में ये बात बोला है, लेकिन सारे केस में आप जो है एक प्रॉपर्टी का कागज लेकर के आते, एकदम उछलते हुए आते हैं और कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है मेरे भाई ने मुझे दे दिया। किस भाई ने? तो अंकित भाई ने सचिन भाई को दे दिया। और जो है वो सचिन जो है वो खुश होकर के जो है वो आ रहे हैं कि मेरे भाई ने मुझे क्या दिया है? प्रॉपर्टी दे दिया है। और उस प्रॉपर्टी पे जो ट्रांसफर किया गया है, प्रॉपर ड्यूटी नहीं है, 7% का क्या लगेगा? 7% का ड्यूटी लगना है। और ये 7% का मतलब अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो कितना हुआ? 7 लाख रुपया। मैटर करता है या नहीं? और आपको पता है स्टाम्प जो लगता है, रिवेन्यू स्टाम्प जो लगता है आपके मनी रिसीट पे, कितने रुपए का लगता है? 1 रुपए का। तो बताइए, ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रावेंशन था यहां? तभी तो बोला कि 1 रुपया दे करके बात नक्की करो, हम उसको क्या मान लेंगे? एविडेंस मान लेंगे। लेकिन यहां पे मामला क्या है? बहुत बड़े अमाउंट का है। कह रहे हैं कि वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट ऑफ एनी काइंड इज अफेक्टेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीपल, जो है वो लेटर को हम क्या करते हैं? कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्रीमेंट किया, इस एग्रीमेंट को हमने कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए किया। किसके जरिए? कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए। और इसमें जो हमने कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, ये कॉरेस्पॉन्डेंस हमारा 3 बार हुआ है। पॉसिबल? कहा गया कि 3 बार हुआ है तो हर बार उस डॉक्यूमेंट पे स्टाम्प लगेगा, ये जरूरी नहीं है। ये बताइए किस चीज के लिए है? तो ये जो है वो एक रॉ मटेरियल के डील के लिए है। कहा 1 बार लगा दिया, हाँ। कहा दूसरी बार जो भेजा था वो क्या था? तो रिमाइंडर था, तो रिमाइंडर पे लगाने की जरूरत नहीं। तीसरे बार स्टेटस के लिए पूछा कि अब क्या स्टेटस है, बोला इस पे लगाने की जरूरत। तो अगर हम अगर मान लीजिए कि हाथ से कर रहे हो तो उसी समय तो तब तो मैं भी साइन करता और क्या करता? सामने वाला भी करता। मैंने साइन करके भेज दिया है, अब उससे पूछ रहे हैं अतिथि तुम कब आओगे, मतलब तुम साइन करके मेरा कॉपी कब भेजोगे। तो इसका मतलब ये जो कम्युनिकेशन करे इस पे भी स्टाम्प लगा के दें, तब तो बंदा लुटपिट जाएगा। नहीं लुटपिट जाएगा? एक ही एग्रीमेंट के लिए अगर 3 बार परस्यू करना पड़ रहा है तो तीनों बार स्टाम्प देना पड़ेगा। कहा गया ये लॉजिकल नहीं। स्टाम्प का मतलब है गवर्नमेंट को रिवेन्यू आना चाहिए। तो आप एक चीज के लिए एक ही बार रिवेन्यू लेंगे ना, तो कहा कि ये अगर आप 3 बार कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं तो इट शुड बी स्टाम्प्ड ऑन ओनली 1 लेटर। एक लेटर पे भी अगर स्टाम्प प्रॉपरली है तो वो क्या माना जाएगा? कि हमने अपना जो है वो कंप्लायंस पूरा कर लिया है। वेयर एन अनस्टाम्प इंस्ट्रूमेंट लॉस्ट, इंस्ट्रूमेंट को आपने स्टाम्प नहीं किया था। अनस्टाम्प का मतलब उसको स्टाम्प नहीं किया था और वो खो गया। कहते हैं क्यों स्टाम्पिंग जरूरी है? जब स्टाम्प होता है तो उसका रिकॉर्ड किया जाता है कि ये किसके नाम से है, कौन इसको इशू करने वाला है, इसके विटनेस कौन है, किस चीज के लिए ये स्टाम्प क्रिएट किया जा रहा है, किस चीज के लिए डॉक्यूमेंट बन रहा है। अगर वो अनस्टाम्प्ड है तो ऐसे केस में कह रहे हैं कि जो पार्टी इस पे क्या कर रहा है, रिलाई कर रहा है, वो कितना भी कल के डेट में पेनल्टी देगा तो भी इसको एविडेंस की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। क्योंकि हम एविडेंस किसी चीज को कब माने? जब उसका हमारे पास कहीं ना कहीं क्या हो, रिकॉर्ड हो। जब उस पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगा हुआ था तो क्या वो हमारे रिकॉर्ड में है? तो हम एविडेंस के रूप में किस चीज को दिखाएंगे? जमीन किसी ने किसी को खरीदा या किसी से बेचा, जब तक उस पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगा, और स्टाम्प ड्यूटी लगने का मतलब है रजिस्टर्ड ऑफिस में जाया जाता है, उसकी नोटिंग की जाती है। तो अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो हम कोर्ट में इस चीज को लेकर कहेंगे तो कोर्ट क्या बोलेगा कि हाँ भाई बताना ये जमीन किसका। बोलेगा मुझे क्या पता किसका है। तो बोलेगा रजिस्ट्रार को तो यहाँ पे क्या तुझे जो है वो फैशन शो में बुलाया है? तो बोलेगा ऐसा ही समझ लो। कहा क्यों भाई ऐसी बदतमीजी क्यों? कहा कि मेरा जुरिडिक्शन कहां से स्टार्ट होता है, जब इस पे क्या किया गया है,
और मैं स्टाम्प करते वक्त नोट करूंगा ना कि किसने किसके नाम से दिया, चेक करूंगा कि सही वैल्यू का है या नहीं है। जब किसी ने मेरे पास कोई कागज ही नहीं दिया, स्टाम्प ही नहीं लगाया, तो मैं और आप कुछ भी बात लिख लें तो आप ही लिख लीजिए, फिर मुझसे भी लिखवा लीजिए, क्या इसकी कोई वैलिडिटी होगी? कहा नहीं। अब देखिए यहां पे कह रहे हैं कि हमारे पास जो दो लोग हैं, मैंने कहा था कि कौन कौन अथॉरिटी है, एक का नाम क्या है, कलेक्टर बोले तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, और पावर ऑफ कौन, कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी। कहा कि पावर टू रिफंड ऑफ पेनल्टी, अगर मान लीजिए कि कहीं आपसे कोई पेनल्टी लिया गया और वो पेनल्टी एक्सेसिव चार्ज कर लिया गया, तो आप जो है कलेक्टर को जाकर के कह सकते कि देखिए मेरी गलती थी, लिया तो गया, लेकिन ये पेनल्टी मुझसे क्या लिया गया है, ज्यादा लिया गया है, तो मुझे क्या करे, रिफंड करे। ये पावर कलेक्टर के पास है या नहीं इसको एड्रेस करने का? कहा है। कहा कि ये पावर जो है वो कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी को है या नहीं? कहा गया कि पावर टू रिफंड इवन ड्यूटीज वेयर दे हैव बीन पेड इन एक्सेस, कहा ये पावर इनके पास भी है। कंट्रोलर कलेक्टर्स पावर टू रिफंड पेनल्टी इज व्हाट, रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि बताया हुआ है कि किस किस केस में आप पेनल्टी को क्या कर सकते हैं, रिफंड कर सकते हैं, सारे केसेस में नहीं कर सकते। जो हमारे कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, इनको कहा गया कि चाहे कोई भी मामला हो और किसी भी तरह का स्टाम्प से जुड़ा हुआ वो मामला हो जिसमें किसी से क्या चार्ज किया गया था, पेनल्टी चार्ज किया गया था और वो एक्सेस था, उसको रिफंड करने का राइट जो है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास बिना किसी किस चीज के साथ है, लिमिटेशन के। नो टाइम लिमिट फॉर द कलेक्टर टू एक्सरसाइज हिज पावर टू रिफंड, ये टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनके पास क्या दिया हुआ है। अब देखिए कलेक्टर के पास सब्जेक्ट मैटर को रेस्ट्रिक्ट किया गया, लेकिन टाइम को रेस्ट्रिक्ट, अगर उनका जुरिडिक्शन है कि यस आप प्रॉपर्टी के कागज पे, आप जो हैं वो आर्बिट्रेशन के कागज पे, इन सब पे अगर कोई पेनल्टी है तो आप एंटरटेन कर सकते हैं, तो वो इसको एंटरटेन कब तक कर सकते हैं, बिना किसी टाइम लिमिट के। लेकिन कहा गया कि अगर हम जो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जाएं तो कहा कि किसी भी तरह का मामला, चाहे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे प्रोमिजरी नोट्स का, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज का, किसी से भी रिलेटेड मामला हो जिसपे पेनल्टी के किस चीज की बात हो, रिफंड की बात हो, तो इनके जुरिडिक्शन में आता है। लेकिन वो सारा का सारा कुछ एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कलेक्टर के केस में सब्जेक्ट मैटर पे जो है वो कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन है या नहीं है, और कंट्रोलर के ऊपर क्या है, सब्जेक्ट मैटर को लेकर के कोई रेस्ट्रिक्शन, सिर्फ किस चीज को लेकर के है, टाइम को। कलेक्टर के ऊपर टाइम को लेकर के कोई रेस्ट्रिक्शन, लेकिन सब्जेक्ट मैटर को लेकर के क्या है, रेस्ट्रिक्शन। ये बात क्लियर है। किस मामले का रिफंड मिलेगा ये कलेक्टर के पास लिमिटेड है। किस किस मामले का रिफंड आप लेकर के कंट्रोलर के पास जाइएगा, रेवेन्यू अथॉरिटी के पास, कहा इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन कितने दिन के भीतर जाइएगा इसको लेकर के हमारे कंट्रोलिंग अथॉरिटी में रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इसको लेकर के कलेक्टर के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पावर अंडर सेक्शन 39 इज प्योरली मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब है कि आपका ऑफिस इसी काम के लिए बना हुआ है और आपको मुझे एंटरटेन करना पड़ेगा। और ये जो रिवेन्यू अथॉरिटी है इनकी मर्जी पे है, वो चाहे तो एंटरटेन करे, लेकिन अगर उनके पास वर्कलोड ज्यादा है तो वो क्या कर सकते हैं, एंटरटेन करने से रिफ्यूज कर सकते हैं। जो भी यहां पे जो है वो आपसे कोई भी अगर ड्यूटी चार्ज किया जा रहा है, मान लीजिए कि आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज किया गया क्योंकि आपने स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं किया था पॉसिबल, तो अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदा, वो प्रॉपर्टी मान लीजिए 1 करोड़ की, और उस पर 7% का टैक्स लगता है, तो कितना हो गया, 7 लाख। 5 साल हो गए और तब जाकर के मामला सामने आया, प्रॉपर्टी तो आपने ट्रांसफर कर दिया है। अगर ऐसा है तो वो 7 साल का जो आपका बचता था पहले 7 लाख रुपया, वो प्लस अगर 5 साल बाद ये चीज सामने आया है तो उस पर आपसे क्या वो चार्ज करेंगे, पेनल्टी। वो इंटरेस्ट रेट के साथ उन्होंने कैलकुलेट किया और मान लीजिए वो होता है 9 लाख रुपए। कितने होते हैं, 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपीज होता है। कहा गया कि अब वसूले कैसे। ये पैसा जो वसूलना था सिया से, मैंने सिया को बोला कि दीजिए अथॉरिटी हूं, कितने रुपए, 9 लाख रुपए, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए थे उस पे जो है वो 7 लाख और 2 लाख पेनल्टी बनता है इंटरेस्ट का, 9 लाख रुपए दीजिए। ये कहते ले लो सर, ये पैसे देंगे तब ना मैं लूंगा। ऐसे केस में कहा गया कि जो हमारे कलेक्टर हैं उनके पास पावर है टू अटैच द प्रॉपर्टी एज एरियर ऑफ
लैंड रिवेन्यू एंड एरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू का मतलब होता है कि जो भी जमीन जायदाद सिया के पास है, मैं उसे क्या कर सकता हूं, मैं उसे जब्त करूंगा, उसे बेचूंगा, उसकी नीलामी करूंगा और उससे कितने पैसे रिकवर करूंगा, उससे जो है मैं 9 लाख रुपए जो है वो अपना रिकवर करूंगा। याद कीजिए, कभी भी अगर कोई भी अथॉरिटी आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज की है और आपने अगर वो पेनल्टी नहीं दिया है, तो वैसे केस में उनके पास पावर है कि आपके प्रॉपर्टी, जिसको आसान शब्दों में कहते हैं कुर्की जब्ती करना, या उसको कहिए अटैच्ड एज एरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू, यानी आपके प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेकर के उसे सेल आउट कर करके अपने पैसे रिकवर करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका, अगर मान लीजिए उन्होंने जो है वो 50 लाख का प्रॉपर्टी लिया था, तो अपना 9 लेंगे, बाकी 41 आपको हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए वापस कर देंगे। और एक बात और है, इस प्रॉपर्टी को अटैच करने में, यानी कि अपने कब्जे में लेने में, उसका ऑक्शन कराने में जो खर्च वगैरह आया, वो भी आप ही के में ऐड किया जाएगा। यानी अपना 9 लाख प्लस इस प्रोसेस के दौरान जो खर्च हुए वो काट करके आपके पैसे क्या कर दिए जाएंगे, वापस कर दिए जाएंगे। यहां पे पहले इस एस्पेक्ट पे आइए, तब आते हैं। ये है मिसयूज्ड स्टाम्प। कहा गया कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो कि आपका जो है वो ड्यूली स्टैंप नहीं है, तो वो एविडेंस के तौर पे एडमिसिबल है या इनएडमिसिबल है, यानी उसको जो है वो एविडेंस नहीं माना जाएगा। अगर वो क्या है, स्टाम्प नहीं, यहां पे कह रहे हैं इनएडमिसिबल, नॉट ड्यूली व्हाट स्टैंप। तो कहा गया कि अगर वो पूरे तरह से अनस्टैम्प होता है, तो उस केस में हम जल्दी से उसको करेक्ट करने का भी मौका नहीं देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कम वैल्यू का है, तो आपको एक मौका देंगे कि आप उसको क्या कर सकें, ठीक कर सकें। लेकिन मान लीजिए एक सिचुएशन है, मैंने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, ये प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर किया उस पर स्टैंप ड्यूटी लगना चाहिए था 7 लाख रुपया। कितना? मैं क्यों प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, जो अमीर लोग हैं वो करें। एक भाई ने दूसरे को किया, अंकित ने कहा कि सचिन भाई ये ले, और मैं तुझे जो है वो ये प्रॉपर्टी दे रहा हूं, जिसपे स्टैंप ड्यूटी कितना लगना था। दोनों ने जो है वो कितने का स्टैंप ड्यूटी लगाया, अब इस पे 5 लाख का लगा। अगर ये बात उनको पता कब चला, पहले तो स्टाम्प लगा दिया, ऐसे ही अब जो है वो पढ़ रहे थे, सीएस पढ़ना शुरू किए, स्टाम्प एक्ट पढ़ा, मैंने बताया इनको कि इस पे तो 7 लाख लगेगा। दिल्ली में जो है वो आप दोनों बागर बिल्ले हैं, तो आपके ऊपर कितने का लगेगा स्टाम्प, 7% का। अगर यही जो है वो कोई फीमेल रहे तो कितने का है, 5% का। मेल और फीमेल दोनों के नाम से है तो 6% का। यहां आप सिर्फ और सिर्फ मेल मेल बेमेल हैं, तो ऐसे केस में जो है वो कितना लगेगा, इन्होंने कितना % लगाया। मैंने इनसे पूछा कि कंफ्यूजन में थे कि आप मेल हैं फीमेल हैं, या एक्ट में कंफ्यूजन था, तो इन्होंने बताया नहीं सर, कंफ्यूजन हो गया था किस चीज को, एक्ट को लेकर के। तो उस समय हमारा स्टाम्प ड्यूटी पढ़ा हुआ नहीं था। हमने कहा कि भाई दोनों बराबर है, हमने तो यही पढ़ा है, इक्वलिटी का लॉ है, मेल और फीमेल सब क्या है, एक जैसे है। तो हमने कहा कि फीमेल के लिए 5% है, तो आज की नारी अबला और कमजोर नहीं, कंधे से कंधे मिला के चलती, तो वो 5%, तो हमने क्या सोचा हमारे लिए भी कितना होगा, तो इसीलिए हम थोड़े कंफ्यूज कर गए। कहा कोई बात नहीं है, कंफ्यूजन क्लियर हुआ, तो हाँ जी क्लियर हुआ। लेकिन इस बार ये मैंने नहीं पकड़ा है, इन्हें खुद जो है ये पता चला। अगर ऐसा हुआ तो ये मुंह उठा करके आ सकते हैं कलेक्टर के पास, लेकिन साथ में जो है वो 2 लाख लेकर के आएंगे, और जो पैसे की कमी है वो बता देंगे कि इसमें 7 लाख का लगा होना चाहिए, गलती से हमारा इंटेंशन बुरा नहीं था, हमने सोचा कि जितना मेल के लिए फीमेल के लिए क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। हमें क्या पता था कि हमारे लिए ज्यादा का प्रोविजन है। तो कहा अब पता चला तो 2 लाख दोगे, बोला बिल्कुल तैयार है 2 लाख रुपए देने के लिए। लेकिन कहा यह ज्ञान की प्राप्ति आपको 1 साल के भीतर होनी चाहिए। कितने दिन के भीतर? जिस दिन आपने स्टाम्प पहली बार लगाया था 5 लाख का था, आपके ऊपर किसी अथॉरिटी ने एक्शन नहीं लिया है, तब मामला कुछ और होगा, तब तो पेनल्टी बाकी सारा चीज होगा और हम इसको एविडेंस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। तो मामला क्या है, सुओमोटो। सुओमोटो का मतलब आपने कोई एक्शन लिया, आपको तो पता भी नहीं चला, नहीं बताता तो पता भी नहीं चलता, प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो चुका था, भाई ने भाई को दे दिया, भाई ऐश कर रहे, घर वगैरह सब बना लिया, मस्त बिंदास रह रहे, और वही घर दिखला करके तो शादी तय हो गया कि मेरे नाम से जो है इतना बड़ा क्या है, एक प्रॉपर्टी है। यानी कि सब कुछ वहां पे जो है वो डन हो गया। खुद वो आए,
तो कहा कि अगर खुद, इसको बोलते कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस एक तरह का, कि आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक, लेकिन कितने दिन के भीतर? 1 साल के भीतर। और सुनिए, अगर जो है वो लॉ पढ़ते पढ़ते गलती से इन्होंने इस बार क्या किया, खुशी खुशी में जो है वो इतना जो है वो सचिन खुश हो गए कि अंकित भाई ने क्या किया, 1 करोड़ का क्या दिया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया। कहते हैं कि अब इसमें जो है वो क्या करो, 7 नहीं 9 लाख का स्टांप ड्यूटी लगा दिया। कुछ ज्यादा ही खुश थे। कितना का लगा दिया? लगना था इस पे कितने का? 7 लाख का लगना था। कहा कि जो एक्स्ट्रा लग गया, फिर लेकिन फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई कि अरे इस पे कितना होना चाहिए था। जैसे पिछले बार 5 लगाया तो 7 लगना था, यह भी खुद पता चला। ऐसे ही जो है वो इस बार भी क्या पता चला कि इस पे जो है वो 7%, मान लीजिए 7 लाख होना चाहिए, लेकिन कितना दे दिया हमने? एक्सेस वाला मिलेगा? कहा एक्सेस वाला भी मिलेगा। अगर इन्होंने कम दिया था तो वो आपने लिया या नहीं लिया? लिया ना, 2 लाख लिया ना, लेकिन कितना समय दिया? एकदम ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे लॉ कहता है आपका कि अगर आपको जो है वो क्या करने हैं, अगर पैसे इधर से लेने थे तो कितना किया? 1 साल। अब जब इधर वापस करने तो देखिए क्या किया, देख लीजिए। यानी आपको लेना है अथॉरिटी से तो कितने दिन के भीतर? बस 6 महीने का। 6 महीने में याद नहीं आया तो फिर जाकर के आपको ये 2 लाख मिलने वाले। अगर देना है अथॉरिटी के पास आएगा ना, तो और कितना टाइम दिया? 1 साल तक। और इतना ही मत समझिए 1 साल तक, ये 1 साल तक तो भल मन से दिया है, भले मन से दिया है। उसके बाद पता चलेगा तो भी लेंगे। उस समय किसके साथ लेंगे? पेनल्टी के साथ लेंगे। क्लियर है ये बात? चलिए, अब यहां पे कहते हैं कि किसी भी तरीके से अगर आप जो है वो किसी भी तरह का स्टाम्प बनाते हैं, खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं, ऑल्टरेशन उस पे करते हैं, तो ये साफ तौर पे क्या है? ऑफेंस है। अगर ऐसा करते हैं आप जो है वो कहीं जो है वो वोट करते हैं प्रॉक्सी बन करके, और वो जो आप प्रॉक्सी बन करके कर रहे हैं उस पे स्टाम्प लगा हुआ नहीं है। पढ़ा होगा आपने प्रॉक्सी पे 48 आवर से पहले तक जितने बार मर्जी उतने बार प्रॉक्सी को आप क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। सामने वाला खुश है कि मैंने जो है वो बोला कि ठीक है निकिता, आप जो है वो मेरे बदले में चले जाइए और मेरा वोट कास्ट कर दीजिएगा। फिर मुझे लगा नहीं, आजकल ये लोग ज्यादा मस्ती करते, जाइए आपको नहीं भेजूंगा। ये तो सोचे कि एकदम तैयार थे और पूरा का पूरा अपना बारात तैयार कर लिया। सोनाली, ये कहते सोनल मानसिंह को लिया, एकांश को लिया कि चल अपन चलते हैं और वहां ये खाएंगे पिएंगे सब। मैंने बोला ना, अब मैंने जो है वो इनको नहीं बताया और मैंने किसी दूसरे के नाम से प्रॉक्सी क्या कर दिया? बना दिया। बस कंपनी तक कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। तो लास्ट कम्युनिकेशन जो है उसमें 48 घंटे का गैप होना चाहिए। लास्ट 48 आवर्स में जिसके नाम से मैंने प्रॉक्सी बना दिया वही जाकर के क्या करेगा? वोट जो है देगा। लेकिन उस पर क्या लगा होना चाहिए? अगर नहीं है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इट शैल बी कंसिडर एज व्हाट? क्रिमिनल ऑफेंस। इफ एनी पर्सन अपॉइंटेड टू सेल a stamp who disobey and any person not so appointed who sell any। आपको पता है इस पे कितना बड़ा हमारा घोटाला हुआ है? तेलगी घोटाला सुना है? तेलगी स्टाम्प स्कैम? नहीं? अच्छा, वो सब आपने नहीं सुना होगा। ये अभी जो मुद्दा चल रहा है वो राम सेतु वाला, क्या नाम है? आदि पुरुष वाला, वो तो पता ही होगा। अच्छा, ये बेशरम रंग वाला जो हुआ था ये भी पता ही होगा। अच्छा, इस पद्मावत वाला जो हुआ था वो सब भी ध्यान होगा। बिल्कुल, बहुत सही जा रहे हैं। ये सब बस ध्यान में रखिए जितने भी बकवास वाले चीज हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई स्कैम हुआ तो याद जरूर उसको भी रखिए, क्योंकि ये सब पूछे जाएंगे। और यही बेसिकली यहां से हम लोग मूव करेंगे ई स्टैंपिंग में। कहा कि एक बार हुआ क्या था, तेलगी नाम के एक पर्सन थे, उनको जो है वेंडरशिप दिया गया। वेंडर का मतलब होता है कि वो क्या बेच सकते हैं? स्टैंप बेच सकते हैं। उन्होंने क्या किया? मस्त नकली स्टैंप बनाना शुरू किया। कौन सा स्टैंप? मुझे एक चीज बताइए, स्टैंप से गवर्नमेंट को रिवेन्यू आता है या नहीं? ये कब आता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने वेंडर को स्टैंप देती है और बोलती है इसको बेच करके पैसे मुझे देना, और चूंकि इतने रुपए का बेचोगे तो हम आपको थोड़ा सा अमाउंट क्या करेंगे? आपको कमीशन के रूप में देंगे। 100 रुपए का बेचोगे तो 1 रुपए का हम आपको क्या दे देंगे? कमीशन। तो 99 रुपीज गवर्नमेंट के पास आए या नहीं? इन्होंने बोला कि 100 रुपए में 1 रुपए मेरा और 99 रुपया गवर्नमेंट का, अब तू देख। और उन्होंने क्या किया?
उन्होंने जो है वो जम के जो है वो प्रिंट करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। हमारे देश में जब करेंसी नोट छप सकते हैं, सुना ही होगा, और मिलते भी आए दिन, तो ये स्टाम्प तो फिर भी उतना ज्यादा सिक्योर नहीं जितना क्या है वो हमारा करेंसी नोट है। और वैसा वैसा इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। मतलब पूरे के पूरे इंडिया में हर जगह स्टाम्प बेच रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये स्टाम्प क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू नहीं आ रहा है, तो गवर्नमेंट को रिवेन्यू नहीं जा रहा है। ये था हमारा तेलगी स्कैम। और उसमें कहा गया था कि उसके बाद फिर कमेटी बैठी और कहा कि क्या करें। याद है हम लोगों ने सिक्योरिटी लॉ में पढ़ा है कि जब हमारा फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का घोटाला हुआ था, कौन सा, हर्षद मेहता स्कैम, तो कमेटी बैठी और कमेटी को बोला गया कि कुछ ऐसा करो जिससे दोबारा ये स्कैम, तो सुझाव दिया गया कि क्यों ना हम शेयर सर्टिफिकेट दे ही ना, बल्कि किस फॉर्म में दें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। आज ही अभी मैंने आपसे पूछा कि नकली नोट जो है का कारोबार होता है इंडिया में या नहीं, आपने बोला होता है, अक्सर न्यूज में आता रहता है। मैं नहीं करता, आप नहीं करते, हो सकता है हमारे आपके हाथ आया भी ना हो नकली नोट, लेकिन फिर भी हमने सुना हुआ है। तो कहा गया कि ऐसा ना हो, इसके लिए कहा गया कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास तो खैर होगा ही नहीं तो इनको क्या दूंगा, मान लीजिए कि सिया ने जो है मुझे एक गड्डी दिया 500 का, दो दिया तो दो गड्डी दिया, कितने का, 500 का, 1 लाख रुपए हो गए। अब अगर ये मुझे जो है वो 1 लाख रुपए दे रहे, तो पॉसिबल है उसमें क्या, एकदम ध्यान से सुनिएगा चीजों को, उसमें क्या 500 का कोई नोट नकली हो सकता है, हो सकता है ये इंटेंशनली ना दे रहे हो तो भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो नकली रहा, मैं बैंक में गया जमा करने गया, तो फटाक से क्रॉस मार देते हैं, तो मेरे पास तो पैसे नहीं आए, मेरा तो गया 1000 रुपया। अब अगर मान लीजिए इन्होंने 1 लाख रुपया मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया, आप चाहे तो कर सकते, मैं सारा डिटेल दे दूंगा। अगर इन्होंने जो है वो 1 लाख मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अब मुझे बताइए इसमें भी चेक करूं कहीं 500 वाला नकली तो नहीं है। इसमें तो सीधे मेरे पास एक मैसेज आएगा कि दिस मच ऑफ अमाउंट, 1 लाख कर रहे हैं, तो 1 लाख जो है वो हैज बीन ट्रांसफर इनटू योर एसबीआई अकाउंट एंडिंग विद दिस नहीं आएगा। तो ऐसे ही यहां पे जो है, जैसे ही तेलगी घोटाला हुआ तो बोला गया कि स्टाम्प पेपर भी किसमें करो। देखिए आज के डेट में बहुत सारा काम किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मोड में, लेकिन उसके बावजूद भी करेंसी कुछ ना कुछ जगह चल रहा है। ठीक वैसे ही आज के डेट में हमारे पास ई स्टैंपिंग का दौर आ गया है, जहां पे क्या कर रहे हैं हम, सारा कुछ जो है वो किस फॉर्म में कर रहे हैं, ई स्टैंपिंग। और ई स्टैंपिंग क्या है, जब हम जाते हैं स्टाम्प लेने के लिए तो वो हमें जो है एक पेज देते हैं, और यही पेज जो हमारा रहता है उस पेज के ऊपर में प्रिंटेड रहता है कलरफुल तरीके से, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए लिखे रहते, जो हमने देखा भी था लास्ट क्लास में जब मैंने आपको दिखाया था, तो प्रिंट रहता है। अब ये जो आपका प्रिंट रहा, तो इसी प्रिंट के नीचे तो आप चीजों को लिख लेते हैं, और ये 200 रुपए गवर्नमेंट के पास पहुंच गए। अब इन्होंने क्या किया, एक नया तरीका ढूंढा ई स्टैंपिंग का। कहा कि कहीं भी जब आप जाते थे आप जो है वो स्टाम्प लेने के लिए, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता था कि आप उसको कह रहे 50 रुपए का एक स्टाम्प पेपर दीजिएगा, वो कह रहे 100 वाला है, 50 वाला नहीं है, तो ले फाड़ के दे दे। तो क्या वो आधा फाड़ के देगा तो काम चलेगा? नहीं। अब आप किसी के पास गए, आपको चाहिए था इम्प्रेस्ड स्टाम्प जो छपा हुआ रहता है, आपने बोला कि 50 का दे दो, बोलता है 25 वाले हैं, 2 दे दूं। अब मुझे बताइए दिक्कत हुई या नहीं हुई? तो एक तो सबसे बड़ा दिक्कत होता था कि जितने वैल्यू का आपको चाहिए उतने वैल्यू का जब आप उस ऑथराइज पर्सन के पास जाइए, और सारे लोग तो रख नहीं सकते हैं, ऑथराइज पर्सन के पास जब आप जाएंगे तो क्या होगा, आपको मिलेगा नहीं, तो एक इनकन्वीनियंस। दूसरा, रखने का टेंशन। आप उसको लेकर के आए, आगे बताऊंगा लास्ट में, आप उसको लेकर के आए और ला करके जब उसको रखे, पता चला अभी तक उस पर कोई काम भी नहीं किया, तब तक जो है वो बच्चा आया, उसने दाल गिराया, बच्चे की मां आई पोंछ दी, जो रहा सहा कसर था वो भी चला गया। एक तो दाल गिरने के कारण, ऊपर से जब उसी समय पोंछ दिया गया तो जो था वो भी जो है वो पानी के साथ धुल गया। अब मुझे बताइए, पैसे तो लग गए थे। आप कहेंगे सर तो ये आप 50 रुपए के लिए चिंदी चोरी क्यों कर रहे हो? लाख रुपए का क्या होता है, स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ता है। तो वैसे में जो है वो आपका वो बर्बाद हो गया या नहीं हो गया? दैट इज कॉल्ड स्पॉइल्ड। क्या हो गया? स्पॉइल्ड हो गया। लेकिन कहा गया कि आप ऐसा कीजिए, ला करके मत रखिए, जिस समय आपको चाहिए उस समय आप जाइए, वेंडर बने हुए हैं। और ये काम भी आपके एनएसडीएल और सीडीएसएल कर रहे हैं, जो हमारे क्या हैं, डिपोजिटरी हैं, वो ये काम भी करे, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस सारा का सारा सिस्टम वैसा है। आप जाइए,
वो आपके नाम से पार्टी का नाम डालेंगे, दोनों पार्टी का उस पर नाम डाला, और डालने के बाद आपके नाम से वो प्रिंट निकाल देंगे। और प्रिंट जो निकलेगा उसके लिए कोई अलग तरह के पेज की जरूरत नहीं है, यही जो आपका सिंपल पेज है इसी पेज पे निकल करके आ जाएगा। तो मुझे बताइए, प्रिंटिंग कॉस्ट बचा या नहीं बचा? वो कितना कलरफुल तरह का होता था, प्रिंटिंग कॉस्ट भी लगता था, प्लस इनकन्वीनियंस भी था। क्योंकि इनकन्वीनियंस क्यों था? इनकन्वीनियंस इसीलिए था क्योंकि हम जितने का चाह रहे उतना उसके पास है या नहीं है। यहां तो कुछ नहीं, कितने वैल्यू का, तो 20 रुपए के स्टाम्प पेपर पे दोनों पार्टी का नाम बताओ, हाँ फोन नंबर बताओ, ये बताओ किस पर्पस के लिए, ये बताओ, ठक। और उसके बाद पहला पेज आ गया जिसमें यहां तक ये सारा डिटेल लिखा हुआ रहेगा। अब उसके बाद आप नीचे चीजों को लिखिए और अगला पेज इसमें लगाते जाइए, और ये वैसे ही तरह से काम करेगा जैसे आपका वो इम्प्रेस स्टाम्प क्या करता था, काम करता था। क्लियर है? ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था। हाँ हाँ, टेम्पर प्रूफ का मतलब होता है, टेम्पर ग्लास जो लगाते हैं अपने मोबाइल पे वो क्या है, टेम्पर ग्लास मोबाइल पे नहीं लगाते हैं, इसीलिए ताकि आपका शीशा ना फूटे। तो इसका मतलब जो है कि फटने उठने का कोई खतरा नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपका ये जो है वो पेपर फॉर्म में और इस पे इम्प्रेस्ड स्टाम्प है, बच्चे के पास गया, बच्चे को वैसे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, लेकिन कमबख्त ऐसे प्राणी होते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट रख दीजिए या कोई काम का चीज, उसका किताब रख दीजिए तो कुछ नहीं, अगर आप अपना कोई चीज रख दीजिए तो लगेगा कि कितना बड़ा साइंटिस्ट है। पहले ऐसे करके पढ़ेगा, ऐसे, फिर और ऐसे, फिर जो है वो थोड़ा सा ऐसे, और फिर मुंह में लेगा, फिर चाटेगा। मतलब सारा कर्म उसी चीज पे करना है। अब ऐसे में बताइए, हमारा वो ₹1,00,000 गया, 1000 गए, 500 गए, 50 गए। अब अगर वो आपका ई स्टैंपिंग है तो वो टेम्पर प्रूफ हो गया। क्यों हो गया टेम्पर प्रूफ? रहेगा तब ना उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए उसको क्या बोला गया, टेम्पर प्रूफ। तो देखिए, ई स्टाम्प सर्टिफिकेट कैन बी जनरेटेड विद इन मिनट्स। सिस्टम पे जाएगा, जिसके पास आईडी दिया हुआ है वो लॉग इन करेगा और जनरेट कर। हम और आप नहीं कर सकते। ये कौन कर सकता है? बिल्कुल वही पर्सन जिसको पहले स्टाम्प एक्ट के तहत पावर दिया गया था कि वो क्या कर सके, वो जो है वो बेच सके, वही पर्सन उसको क्या कर पाएगा, जनरेट। बताइए, कहीं पे नकली हो सकता है इसमें? नहीं, क्योंकि सीधे डेटाबेस किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है, और वहां से नंबर छप करके आता है। आप कहेंगे सर अब एक तो आ गया, और आपने तो बोला कि ये जनरल पेपर पे होता है। सही बात है, मैंने आपको बोला, देखा है आप लोगों ने ई स्टाम्प वाला ये पेज? कभी मैं ला करके दिखला दूंगा, क्योंकि उसके लिए प्रिंट करके लाऊंगा तभी ना दिखाऊंगा, तो ला के दिखा दूंगा। वो देखिएगा कि ये जो है वो आपका जो रहता है। ये देखिए मिल गया, ये है, आपने बहुत बार देखा होगा। और ये कहीं भी आपका किसी भी जो है वो अलग तरह के जो है वो पेपर पे नहीं होता है। ये आपका सिंपल सा पेपर, और उस पेपर पे ये क्या हो गया, आपका प्रिंट निकल गया। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर जब ये सिंपल से ही पेपर पे है तो इस सिंपल से पेपर पे कोई भी क्या कर लेगा, दूसरा जो है वो क्या निकाल लेगा, इसी का फोटोकॉपी निकाल लेगा। इसकी खासियत देखिए कि जैसे ही आप इसको मशीन में लगाते हैं, क्योंकि इसमें जो ये लगा हुआ होता है क्यूआर कोड, इसकी वो खासियत है कि जैसे ही आप इसको मशीन में या प्रिंटर में या स्कैनर में लगाएंगे और प्रिंट करेंगे, तो अगला जो आपके पास आएगा वो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, बस इस पूरे के पूरे पोर्शन पे डुप्लीकेट लिखा जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा, डुप्लीकेट। अगर किसी के पास होगा करके देखिएगा कि वहां पे वो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट। यानी कि आप उसका फोटोकॉपी जो है वो नहीं निकाल पाएंगे, वो आपका वेस्ट हो जाता है। यही आपका क्या हुआ, ई स्टाम्प। अब देखिए अंतर दोनों में क्या हुआ, आप इसको अपने मर्जी से जितने वैल्यू का चाहे उतने वैल्यू का, पहले क्या होता था कि अगर 1000 रुपए वाला चाहिए तो भाई इस वेंडर के पास तो नहीं मिलना है, ये तो जब भी मिलेगा उसके पास ही, और उसमें कहीं 50,000 का चाहिए तो चलो भाई कोई बहुत बड़े वेंडर के पास ही मिलेगा, लाख लाख रुपए का चाहिए। और आपको तो मैं दिखला ही रहा हूं, 7% का जब आपका स्टाम्प ड्यूटी है, 7% दिल्ली में, तो करोड़ों के फ्लैट जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं या नहीं होते हैं। तो बस इतना मोटा सा स्टाम्प ढूंढते रहिए। पहले होता था 5-5, 10-10 पेज सिर्फ किसके लगे होते थे, क्योंकि उतने बड़े वैल्यू का स्टाम्प नहीं मिला, छोटे वैल्यू का लगा लगा करके स्टेपल किए जा रहे हैं, और उसको रखना भी फिर मुश्किल काम। एक भी उसमें से मिस हुआ तो एविडेंस में दिक्कत होगा। अब ये सारा पंगा ही खत्म है। एक वर्ड में जहां 10 रुपए लिखा है वहीं पे 1 लाख रुपए भी लिखे हुए रहेंगे, वहीं पे क्या लिखे हुए रहेंगे, 5 लाख रुपए भी लिखे हुए रहेंगे। ये है आपका ई स्टाम्प। तो देखिए क्या क्या बेनिफिट है, कैन बी जनरेटेड विद इन अ
मिनट। ई स्टाम्प सर्टिफिकेट जनरेटेड इज टेम्पर प्रूफ, मतलब उसके फटने से आपको नुकसान नहीं है। क्यों नुकसान नहीं है वो सुनिए। अगर गलती से आपका जो है वो इम्प्रेस स्टाम्प है और बच्चे ने गिरा दिया दाल उस पे, तो वो बर्बाद हो गया। लेकिन अगर यही आपका जो है वो क्या है, अगर आपका ई स्टाम्प है तो कोई बात नहीं, आप रियल तरीके से जाइए, आप उसका पेज रखिए, किसके नाम से बना था डिटेल दीजिए, वो नंबर रहेगा, सेम नंबर का आपको दूसरा क्या मिल जाएगा, आ जाएगा। लेकिन पहले क्या होता था, वो तो प्रिंटेड होता था। बिल्कुल सोचिए ना कि सिंपल सा बात है, एक कागज का नोट अगर वो फट गया तो फट गया, लेकिन अगर किसी को गलती से पैसे ट्रांसफर हो गए तो वहां से पैसे रिकवर हो सकते हैं या नहीं। लेकिन यही चीज अगर फट गया तो कोई रिकवर कर लेगा, फट गया तो क्या हो गया, खत्म हो गया। ई स्टाम्प सर्टिफिकेट जनरेट, इजी एक्सेसिबिलिटी एंड फास्टर प्रोसेसिंग, कहीं से भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्या है, ज्यादा है। सिक्योरिटीज किस मामले में ज्यादा है, नकली का, प्रिंट करवाने का था, इसमें कोई वैसा प्रिंट कराने वाला इशू नहीं है क्योंकि ये सिस्टम में लॉगिन करके ही जनरेट होगा। कॉस्ट सेविंग इसीलिए क्योंकि वो कलर प्रिंट होता था। सिक्योरिटीज प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आरबीआई की सब्सिडरी बॉडी है जो इन चीजों को प्रिंटिंग करती है। मेरा वहां पे भी सिलेक्शन हुआ था इसलिए उसका पूरा का पूरा नाम भी याद है। तो ये जो है वो आरबीआई की क्या है, सब्सिडी कम, जो हमारे कॉइन्स वगैरह को क्या करती है, छपाई करती है कॉइन्स का। सिक्योरिटीज प्रिंटिंग, पोस्टल ऑर्डर, इन जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी तरह के जो हैं वो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब की छपाई का काम सिक्योरिटीज प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करते हैं, जिसको कंट्रोल आरबीआई ही करती है। और लास्ट क्या है, यूजर फ्रेंडली। और यूजर फ्रेंडली का मतलब बस यही हुआ कि आपको इतना मोटा मोटा ढोने की जरूरत नहीं है, एक में भी जो है वो उतने वैल्यू का चीज मिल जाएगा। इन सारे चीजों के बाद सिर्फ एक एस्पेक्ट है जो एड्रेस नहीं हुआ, वो क्या है, कौन सा, टाइम लिमिट तो हमने किया नहीं, वो वही कर, वहां पे किस चीज का टाइम लिमिट है, मत पलटिए नहीं। अभी अभी जो हमने इतने देर बात की है स्पॉइल्ड और ये सब, बेसिकली इसके टाइम लिमिट को लेकर के वहां बात की गई है कि उस केस में क्या कर, तो देखिए कितना आपका इनकन्वीनियंट वहां का टाइम लिमिट है। इन केस ऑफ स्टाम्प पेपर ऑन विच नो इंस्ट्रूमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, उस पर कोई भी जो है वो इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है बाय एनी ऑफ द पार्टी, कितने दिन तक, और क्या हो गया, कहते हैं कि कुछ उस पर एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ और स्पॉइल्ड हो गया। बताया ना, दाल गिर गया। आपके ऐसा दाल ही क्यों गिरा रहे हो, तो आप गिराइए शाही पनीर, मैं गरीब आदमी दाल ही गिराता हूं। तो जो भी आपको गिराना है वो गिराइए, लेकिन वो क्या हो गया, स्पॉइल्ड हो गया। तो कहा गया कि ऐसे केस में कितने दिन के भीतर, आप 6 मंथ्स के भीतर आइए, वी कैन थिंक ओवर इट, और आपको पैसे मिल सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद आइएगा तो दाल के साथ उसको रोटी समझ के खा जाइए, वो पैसे अब आपको मिलने वाले नहीं है। कहा कि इन केस ऑफ स्टाम्प पेपर इन विच एन इंस्ट्रूमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय एनी ऑफ द पार्टीज, एक कोई पार्टी ने एग्जीक्यूट कर लिया तो कह रहे हैं विद इन हाउ मेनी डेज, 6 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और इफ नॉट डेटेड, आपने जो है वो एक पार्टी ने साइन किया, अब दूसरा पार्टी भी साइन करेगा ना। साइन दो तरह से आप करते, एक तो आप साइन करते हैं और साथ में क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं। अगर आपने साइन किया डेट नहीं लगाया तो कह रहे हैं कि अगर आपने डेट लगा दिया तो कितने दिन के भीतर, 6 मंथ्स, और नहीं तो विद इन 6 मंथ्स आफ्टर द एग्जीक्यूशन बाय द पर्सन बाय हुम इट वाज फर्स्ट और अलोन एग्जीक्यूटेड। जब दोनों लोग साइन, बात को ध्यान से समझिएगा, रटनिएगा मत चीजों को। एक बंदे ने साइन किया और हो सकता है डेट नहीं लगाया हो, अगर डेट लगा दिया और उसके बाद वो स्पॉइल्ड हुआ है तब तो उस डेट से कितने दिन के भीतर, 6 महीने। लेकिन कह रहे हैं कि अगर डेट नहीं दिया डाला है उस पे, तो कहा कि जिस दिन एग्जीक्यूट हुआ है इंस्ट्रूमेंट उस दिन से कितने दिन, 6 मंथ्स। अगर दोनों पार्टी कर देंगे तब तो काम ही हो जाएगा, लेकिन जो है वो दोनों पार्टी ने नहीं किया और वो क्या हो गया, स्पॉइल्ड हो गया। एक सिचुएशन था किसी ने कुछ नहीं किया और पेपर पे दाल गिर गया, स्पॉइल्ड हो गया, पॉसिबल। एक हुआ कि एक पार्टी ने साइन कर दिया, दूसरे का भी साइन होकर के नहीं आया था, इन बिटवीन स्पॉइल्ड हो गया, तो कह रहे तब कितने दिन का टाइम है, डेट डला हुआ है तो डेट से 6 महीने, नहीं तो एग्जीक्यूशन के कितने दिन, 6 महीने के भीतर। कह रहे हैं कि व्हेन द स्पॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट हैज बीन फॉर सफिशिएंट रीजन, वर्ड ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है,
इसका मतलब है जानबूझ करके नहीं, कुछ वजह था जिसके कारण स्पॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट को क्या कर दिया गया, इंडिया से बाहर भेज दिया गया। कह रहे हैं कि द एप्लीकेशन मे बी मेड विद इन 6 months आफ्टर इट हैज बीन रिसीव्ड बैक इन। इस केस में बस आपको टाइम दिया गया कि इंडिया में आने के कितने दिनों के बाद। मान लीजिए कि ऐसा भी तो हो सकता है कि गलती से किसी इंस्ट्रूमेंट किसी चीज के साथ चला गया, पॉसिबल है या नहीं। जैसे बच्चे ने जो है वो उस पर दाल गिराया, आज दाल दाल ही करेंगे, बच्चे ने क्या गिराया, और उसके बाद कोई पैकिंग कर रहा था, हमने सोचा कि इसको क्या करेंगे, फिर जाकर 6 महीने का टाइम है हमारे पास, चेंज कर लेंगे, लेकिन गलती से पैकिंग होने के दौरान वो किसी सामान के साथ चला गया, कहीं बाहर चला गया। अब ऐसे केस में आपको कहा गया कि कोई बात नहीं है। इस केस में हम आपको कितना समय देते हैं, जब वो आ जाएगा तब वहां से कितने दिन रहेगा, क्योंकि लॉ का पर्पस यही है कि रिवेन्यू लेना गवर्नमेंट का काम है कि उससे क्या मिले गवर्नमेंट को, रिवेन्यू। लेकिन अगर हमने एक डॉक्यूमेंट खरीदा और हमने उस पे स्टाम्प के पैसे भी दिए जो स्टाम्प का कीमत है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पाए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हमसे उसके क्या लिए जाए, पैसे लिए। लेकिन बोला गया कि एक रिजनेबल समय तक ही। तो अगर वो, और अच्छा क्या स्टाम्प का कोई एक्सपायरी डेट होता है, कहा गया नहीं। अगर हमने जो है वो 1 लाख रुपए का एक स्टाम्प पेपर लेकर के रखा है और अगर वो स्पॉइल्ड नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जब मर्जी हो तब आप क्या कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन अगर वो स्पॉइल्ड हो गया तो उस केस में क्या कीजिए। और क्यों गवर्नमेंट ऐसा करती है, क्योंकि उसी नंबर का वो नया प्रिंट करेगी। जैसे करेंसी, आप कहेंगे सर नोट की खूब छपाई कर ले, पैसे का तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। तो अगर आप इकोनॉमी पढ़े होंगे तो देखिएगा कि अगर ऐसा किया जाए तो वो देश बैंकरप्ट हो जाएगा। और यही तो हुआ, बहुत सारे कंट्री लगातार नोट छापते गए और वो बैंकरप्ट हो गए। कहा गया कि इसका मतलब ये नहीं है कि जितने मर्जी उतने स्टाम्प पेपर छाप देंगे, नहीं। अगर कोई स्टाम्प पेपर स्पॉइल्ड हुआ है, उसी नंबर का हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। आपको क्या लगता है, करेंसी नोट एक बार जो छपते हैं तो उसके बाद क्या वो म्यूटिलेट नहीं होता? म्यूटिलेट मीन्स घिस जाना, खराब हो जाता है, फट जाता है। कहा गया अगर ऐसा हो गया तो उसी नंबर का क्या किया जाता है, नया नोट जो है वो छापा जाता है। तो यहां पे इन्होंने कहा है कि इन केसेस में आप क्या कर सकते हैं, आप उस स्टाम्प पेपर के बदले में नया स्टाम्प पेपर ले सकते हैं, उसको ला सकते हैं। When from unavoided circumstances any instrument for which another instrument has been substituted cannot be given up to be cancelled within the aforesaid period, the application may be made within 6 months after the date of execution of substituted instrument। हुआ क्या कि आपने एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो बनाया, जिस इंस्ट्रूमेंट में 2 लोगों के जो है वो मकान में प्रॉफिट के शेयरिंग को लेकर के कोई डीड बना हुआ है कि ये एक मकान है, हम दोनों ने मिलकर खरीदा है, इसमें जो दोनों लोग 50-50% का क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अब आप उसको बदलना चाहते हैं, अगर उसको बदलना चाहते हैं तो उसकी जगह कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट आप क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहा कि अगर आप सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन ओरिजिनल के बेसिस पे कर रहे हैं ना, और अगर उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में कोई इश्यू आया है तो उसको लेकर के कितने दिनों के भीतर आप आएंगे, 6 मंथ्स के भीतर आएंगे। ये नहीं कि आप जो है वो उसको बिना लाए हुए नया इंस्ट्रूमेंट क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। जैसे आपने कहा कि हमें तो नया एग्रीमेंट बनाना ही था, तो नया एग्रीमेंट बनाना ही था, उसमें अब 60-40 करना है, तो चलो वो एग्रीमेंट म्यूटिलेट हो गया या स्पॉइल्ड हो गया, उस पर कुछ गिर गया तो कोई बात नहीं है। कहते नहीं, ये वाला जो नया आप किसी चीज के बदले में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूट करने का भी बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। सब्स्टिट्यूट करने का तरीका होता है, जैसे अगर कोई इंप्लॉय ऑफिस छोड़ के जाता है और दूसरा आता है, तो इंप्लॉय जब ऑफिस छोड़ के जाने लगता है तो बोलता है बाय बाय, अब मैं चलता हूं, और उसके बाद क्या वो चला जाएगा, क्या वो चला जाएगा? कहा गया कि नहीं। अगर ऐसा है, नहीं सर मैं हूं ही, कह रहे हैं कि अब यहां पे वो कर क्या रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर किसी को ऑफिस छोड़ के जाना है तो ऑफिस छोड़ के वो जाएंगे कैसे। कहा ऑफिस छोड़ के जाते वक्त सिर्फ ये नहीं कि बस जो है वो बाय बोला और क्या हो गया, चले गए। सर स्क्रीन पे ले लीजिए मुझे, मैंने बाय बोल दिया ना, तो यही कहते हैं कि बाय का मतलब लगा क्लास खत्म। तो अब जो है वो उन्होंने किया क्या कि सिर्फ बाय बोला और क्या हो गए, चले गए। बोला गया कि नहीं, क्या होगा, नए लोग जो है वो आएंगे और नए लोग आकर के क्या करेंगे, पुराने उस पर्सन को बताना पड़ेगा। क्या बताएंगे पुराने पर्सन? पुराने पर्सन इस बात को बताएंगे, किस चीज को, कि भाई
हम जो है पहले ये काम करते थे, अब ये काम आपका है, इस तरीके से करना है, जिसको गिव ओवर एंड टेक ओवर ऑफ क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो अपने जॉब को दूसरे को क्या करेंगे, असाइन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। ठीक वैसे ही अगर किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना है तो ये नहीं कि उसको फाड़ करके क्या कर दिया, फेंका। उसकी प्रॉपर नोटिंग की जाएगी कि ये जो एग्रीमेंट है, दिस एग्रीमेंट इज गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस एग्रीमेंट, जिसपे डॉक्यूमेंट नंबर होगा, वो नंबर भी हम इस पे क्या करेंगे, वो नंबर इस पे जो है हम प्लेस करेंगे। तो ये सारा चीज था किसके बारे में, स्टाम्प एक्ट के बारे में। चलिए, तो अब फाइनली हमारा जो है वो स्टाम्प एक्ट क्या हुआ, फिनिश। और इसके बाद नए चैप्टर हमें स्टार्ट करने रहेंगे, तो नए चैप्टर पे हमला हम लोग करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल आज JIGL की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।